आइए आपको लिए चलते हैं। सतेन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शिमला से। सतेन, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब भी बाजी पलटी है तो एक स्पष्ट बहुमत मिला है। अब इस बार तो एग्जिट पोल ने धकधकी वैसे ही तेज कर दी है। 35 एवरेज हम दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, जो हमारा एग्जिट पोल का अनुमान है, और 29-30 के आसपास बीजेपी है। तो जब मामला इतना करीब हो, गोवा का घाव कहां भूल पाई है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए अभी से ही पूरी की पूरी मशीनरी सक्रिय है कि अगर विधायकों को कहीं बस से ले जाने की नौबत आती है तो तैयारी पूरी की जाए। देखिए, इतनी ही तैयारी नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके अलावा तैयारियां की गई है कि जहां से भी जो उम्मीदवार है उसके पास पार्टी संगठन का एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी, और जैसे ही वो जीत का सर्टिफिकेट लेगा उसको तुरंत गुमनाम जगह, अभी तक ये नहीं बताया गया, गुमनाम जगह पर उसको ले जाया जाएगा। एक जगह पर तमाम विधायकों को असेंबल किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला, इन तीनों की ड्यूटी लगाई गई है। तीनों अभी चंडीगढ़ हैं और इसके जैसे ही नतीजे आने शुरू होंगे वो शिमला का रुख कर जाएंगे और यहां पर आकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो बात आपने कही थी वो लगभग अगर एग्जिट पोल के नतीजों को हम माने तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहां पर होनी शुरू है। दूसरी बात, कांग्रेस के नेताओं को और हिमाचल की जनता के दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ है, लोगों को ये लग रहा है। एक सेकेंड, क्योंकि 2 ही राज्य हैं इनके, ज्यादातर यही माना जा रहा है कि अशोक गहलोत अपने राजस्थान में कहीं पर सुरक्षित रखेंगे, जयपुर या कहीं, या फिर वहीं कहीं हिमाचल में रखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। गुमनाम जगह जो मैं इस्तेमाल शब्द कर रहा हूं वो हिमाचल के लिए है। अभी ये भी नहीं कहा जा रहा है कि विधायकों को शिमला बुलाया जाएगा या कांगड़ा बुलाया जाएगा या मंडी बुलाया जाएगा। अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे ही जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा, विधायकों के साथ संगठन के व्यक्ति होंगे, गाड़ी में बैठाएंगे और उनको हिमाचल में ही किसी जगह पर असेंबल किया जाएगा। उसके बाद में जो केंद्रीय नेतृत्व होगा उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और अमूमन अंदाजा इसी बात का लगाया जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल साथ में, भूपेंद्र हुड्डा साथ में है, भूपेंद्र हुड्डा की अशोक गहलोत के साथ है और भूपेश बघेल खुद मुख्यमंत्री हैं। तो 2 ही राज्य हैं जो नजदीक भी पड़ते हैं हिमाचल के, और 2 ही राज्य हैं जहां पर विधायकों को सुरक्षित रखा जा सकता है। पहली प्राथमिकता शायद राजस्थान होगी और उसके बाद अगर कोई कसर बचती है तो छत्तीसगढ़ ले जाया जा सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हिमाचल के चुनाव में पहली बार इतनी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। अमूमन ये होता था कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के खेमे की भी बात करें तो तसल्ली यहां पर भी नहीं है, बेचैनी यहां पर भी साफ नजर आ रही है। गुजरात की तस्वीरें अभी आप दिखा रहे थे, गुजरात के भाजपा कार्यालय पर अभी से जश्न की तैयारी है, लेकिन शिमला के भाजपा कार्यालय की बात करें तो वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये मुख्यमंत्री का निवास है, ओक ओवर इस जगह को बोलते हैं, और अंग्रेजों के समय में यहाँ पर जगह के भी नाम होते हैं, पोर्ट मोर, ओक ओवर, ये इस तरह के होते हैं। अंग्रेजों की इंग्लिश कैपिटल शिमला को कहा जाता है। मुख्यमंत्री निवास है। अमूमन अभी 6:30 बजने को है, चहल पहल हो जाती है, लेकिन चुनावी नतीजे जैसे आने शुरू होंगे उसके बाद ही यहां से किसी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया मिलेगी। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सन्नाटा कहीं ना कहीं अपने आप में बता रहा है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही दलों के नेता इन एग्जिट पोलों से डरे और सहमे हुए हैं। और यही वजह है, दोनों पार्टियों ने, अमूमन ये होता था प्लान ए होता था, प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। प्लान बी पर दोनों ही पार्टियों की ओर से काम शुरू हो गया है। उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि कांटे की टक्कर एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। वैसे अगर देखें तो कुछ एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं और कहीं पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसीलिए इस पहाड़ी राज्य की परिस्थितियां, इस बार जो पेंच है वो काफी ज्यादा फंस गया है। मैं दोबारा सत्येंद्र आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से देव अंकुर का अहमदाबाद का हम रुख करेंगे। आप देव, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए, चाहे अहमदाबाद हो या उसके आसपास, अब अगर उत्तर गुजरात की बात कर लें या फिर मध्य गुजरात की सीटों की बात कर लें, तो पिछली बार उत्तर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा लॉस हुआ था और उसके पीछे की बड़ी वजह पाटीदार आंदोलन ही था। सौराष्ट्र का इलाका हो या फिर उत्तर गुजरात का इलाका हो, यहां पर कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी को कम सीटें आई थी। लेकिन इस बार एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे रोड शो करना, दूसरी तरफ अमित शाह लगातार वहां पर सक्रिय रहे, कौन कौन से वो बड़े मुद्दे रहे जिनके मद्देनजर बीजेपी को इन इलाकों में पिछले बार के मुकाबले इस बार बड़ी बढ़त की जीत की उम्मीद लगाई जा रही है, अगर उसके बारे में आप दिखा पाए और पीछे की तस्वीरें भी बताएं। बिल्कुल चित्रा, मैं सबसे पहले पीछे की तस्वीरों से ही शुरुआत करूंगा। यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के बाहर जो है गहमा गहमी आप देख सकती हैं। गुजरात राज्य पुलिस जो है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो बिल्कुल तैनात हैं
अलर्ट हैं और आप देख सकती हैं किस तरह से कोई भी गाड़ी अगर अंदर जाए तो तमाम जो निगरानी है उसी के अंदर ही जा पाती हैं। पूरी आप देख सकते हैं बाइक्स को जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपको कहां जाना है, आई कार्ड देखा जा रहा है। कोई भी लोग जो है अगर उनको काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग प्रोसेस जो है, पूरी प्रक्रिया जो है, अगर उसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस के जो लोग हैं, मीडिया कर्मी जो है, तमाम जो लोग हैं जुड़े हुए हैं आज पूरी व्यवस्था से, पूरे जो प्रोसेस है उससे, अगर उनको अंदर जाना है तो ही उनको अंदर जाने की परमिशन या आज्ञा दी जा रही है और तमाम चेकिंग के बाद ही दी जा रही है। जहां तक गुजरात की बात है, बिल्कुल उत्तरी गुजरात जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जबकि साउथ और सेंट्रल गुजरात जो है वो एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उसके कई कारण है। कांग्रेस ने ट्रेडिशनली उत्तरी गुजरात में अच्छा किया है, पर मेहसाणा जो कि उत्तरी गुजरात में आता है वहां से 7 सीटें हैं। मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं तो नितिन भाई पटेल वहां से पिछले कई सालों से बीजेपी के चुनाव जीतते आ रहे थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पर इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी। बड़ा कारण यह है कि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत की, कैंपेनिंग की, अरविंद केजरीवाल ने ताबड़तोड़ मीटिंग्स की, लोगों को कहा कि इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है, एक लहर उमड़ी है। इसुदन गढ़वी का नाम उन्होंने आगे कर दिया, बोला कि इसुदन गढ़वी को लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और तमाम जो बातें उन्होंने कही। उसके बाद बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जो भी ऐसे नेता हैं जो मान लीजिए 65 की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं या फिर जो यूथ को वो इन्फ्यूज करना चाहते थे, इन नेताओं को पीछे करके ऐसे नेताओं को आगे लाया गया ताकि अगर सरकार में फ्रेश फेसेस लोग दिखना चाहते हैं तो उनको वो बीजेपी में ही मिल जाए, उनको वो किसी और पार्टी में जाना ना पड़े उसके लिए। भूपेंद्र पटेल के नाम पर यह चुनाव नहीं लड़ा गया। मुख्यमंत्री पद का कोई भी दावेदार होता, बीजेपी की उसी तरह से इस बार प्रचंड बहुमत आने के पूरे आसार लग रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव लड़ा गया, बार बार कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गुजरात में करीब 12 साल रहते हुए काम किया, उसके बाद भी जिस तरह से बीजेपी ने विकास का जो मुद्दा है उसको लेकर आगे बढ़े, वो तमाम मुद्दे लेकर बीजेपी इस बार आगे आई है। आपने कहा कि पाटीदार अनामत जो पाटीदारों का आंदोलन था उसको किस तरह से बीजेपी ने हैंडल किया। बीजेपी हार्दिक पटेल को कांग्रेस से अपने पार्टी में ले आई, तो एक तरह से हार्दिक पटेल जो कि इस पूरे आंदोलन के रचयिता थे, उन्हीं से ये आंदोलन उपजा था जिस तरह से। और मेहसाणा जो जगह है वो इस आंदोलन की लेबोरेटरी या जननी मानी जाती है। यहीं पर सबसे ज्यादा हानि हुई थी, यहीं पर सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौतें हुई थी और इसी इलाके से ये पूरा आंदोलन उपजा था। और हार्दिक पटेल जब पाला बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में आ गए तो एक तरह से इस आंदोलन की, इस पूरी जो व्यवस्था थी, जो पूरा संघर्ष था, उसकी एक तरह से हवा निकल गई। तो ये तमाम बीजेपी के पैंतरे रहे, स्ट्रैटेजी रही। और जिस तरह से बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को न केवल अपना ट्रम्प कार्ड माना, पर उनको जमीनी संघर्ष करने के लिए जगह जगह रैलीज जो उनके वीक एरियाज थे, एक दिन में देव अंकुर, एक दिन में प्रधानमंत्री 4-4 रैलियां, रोड शोज कर रहे थे। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह की ताकत भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के पहले 2022 के गुजरात में झोंकी है।